हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। सारे प्रश्न को नोट करते रहिएगा, साथ ही जो भी तथ्य आप लोगों को बताए जाते हैं उसको भी ज़रूर नोट कीजिएगा, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे तथ्य आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रश्न के फॉर्म में, और उन्हीं सारे तथ्यों को आपको डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के दरमियान जो भी बातें याद आती हैं जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं वो सारे आप लोगों को बताते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान देंगे, आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ कई प्रश्न तैयार हो रहे होंगे अगर आप अच्छे से गंभीरता से बातों को सुनते हैं। और आप लोगों का जो है कमेंट और आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों का जो है एक तरीके से कहिए कि मोटिवेशन बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू आप सभी को इतना अच्छे कमेंट्स के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आज आपका पहला प्रश्न है सिकंदर को लेकर के। क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। यानी कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उत्तर भारत में कौन से शासक का या कौन से साम्राज्य का या कौन से राजवंश का शासन था। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन है शुंग वंश और चौथा ऑप्शन है गुप्त वंश। तो बताना है बच्चों, जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो उत्तर भारत में कौन सा साम्राज्य शासन कर रहा था। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सिकंदर का स्वागत किसने किया था, या ये कहें कि इतिहास का पहला जो है विश्वासघाती या गद्दार व्यक्ति या राजा जिसने विदेशियों के साथ हाथ मिलाया था या विदेशियों का स्वागत किया था वो कौन था। और वो तक्षशिला का राजा था, उसका नाम बताइए, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तक्षशिला का राजा कौन था जिसने सिकंदर का स्वागत किया था, और साथ ही कौन सा राजा था जिसकी बहादुरी से सिकंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। दोनों लोगों का नाम बताइएगा बच्चों। एक वो शासक जिसने सिकंदर का स्वागत किया और सिकंदर की मदद की, और एक दूसरा शासक जिसने सिकंदर के सामने हार नहीं मानी और सिकंदर से युद्ध किया। दोनों लोगों का नाम बताएंगे बच्चों फटाफट। और अभी का जो आपका आंसर है, आंसर जान लीजिए। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नंद वंश का शासन चल रहा था उस समय उत्तर भारत में। काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था, इनके पास बहुत ज़्यादा सेना थी, इन्हीं का शासन था और इन्हीं के नाम से डर गए थे सिकंदर के सैनिक, और उन्होंने रावी नदी पार करने से मना कर दिया था। उन्होंने रावी नदी के पार आने से मना कर दिया, यानी कि युद्ध करने से मना कर दिया था। वो डर गए थे कि आगे बहुत बड़ा साम्राज्य है और उससे जीतना मुश्किल होगा। दूसरा जो सैनिक थे वो बहुत सालों से अपने घर से दूर थे, उन्हें अपने घर वालों की याद आ रही थी। तीसरा, वो युद्ध कर कर के थक चुके थे और उनके कपड़े वगैरह भी अब फट चुके थे और अब उन्हें अपने घर लौटने का मन कर रहा था, इसलिए उन्होंने उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया और रावी नदी के किनारे से ही सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। और उस समय उत्तर भारत में जो शासन था वो नंद वंश का था। और आई थिंक बच्चों आपकी जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तक्षशिला का जो राजा था जिसने सबसे पहले गद्दारी की थी अपने देश के साथ और विदेशियों का स्वागत किया था, वो थे आम्भी। याद रखेंगे, उनका नाम था आम्भी। और जो शासक थे जिन्होंने सिकंदर का सामना किया था, उनके सामने हार नहीं मानी थी, वो कौन थे, वो थे पोरस। पोरस इन्होंने लड़ा था वितस्ता का युद्ध। वितस्ता आप जानते हैं झेलम नदी को कहा जाता था। झेलम नदी के किनारे इन्होंने वितस्ता का युद्ध लड़ा था जिसमें पोरस पराजित हुए थे। लेकिन पराजित होने के बाद सिकंदर ने कहा आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और उनके इस व्यवहार से सिकंदर इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना दोस्त बना लिया और उनके जीते हुए साम्राज्य को भी उनको वापस कर दिया था। याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पोरस को हराने के उपलक्ष्य में सिकंदर ने यहाँ पर एक नगर भी बसाया था, और साथ ही जो है इनके जो घोड़ा था जिसका नाम बुकाफेला था, उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में भी इन्होंने एक नगर बसाया था और उसका नाम था बुकाफेला। पहला नगर था निकया। निकया जो नगर था इसको बसाया था किस लिए, तो ये पोरस को जीतने के उपलक्ष्य में बसाया था। और जो बुकाफेला नगर बसाया था, बुकाफेला जो नगर बसाया था ये अपने घोड़े के याद में बसाया था जिसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे बच्चों, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है ये सब, कि कौन से नगर की स्थापना किया था पोरस ने जो है, या कौन से नगर का नाम बदल करके उन्होंने रख दिया था निकया और बुकाफेला।
ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। साथ ही रावी नदी से वापस लौटना पड़ा था जो है सिकंदर को, ये बात भी याद रखेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान के समकालीन था? यानी कि यहाँ पे आपको बताना बच्चों, राज्य नहीं, यहाँ पे राजा बताना है कि कौन सा राजा था जो सिकंदर के समकालीन था। आपको राजा का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, तीसरा ऑप्शन है सुकल्प, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। अब आपको बताना है बच्चों कि कौन सा शासक था जो कि सिकंदर के समकालीन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हमने डिस्कशन किया है कि उत्तर भारत में इसमें जो साम्राज्य था वो साम्राज्य किसका है, तो नंद वंश का साम्राज्य है। और उस समय नंद वंश में जो राजा हैं वो राजा हैं आपके घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। घनानंद का शासन है। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य भी प्रयास में लगे हैं कि घनानंद को हरा करके उत्तर भारत में अपना अधिकार स्थापित करें, और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद कर रहे थे कौटिल्य। इसी उपलक्ष्य में या इसी परिप्रेक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य मिलने चले जाते हैं सिकंदर से। सिकंदर से चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात होती है। याद रखेंगे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर से मिले थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के व्यवहार से या इनके प्रस्ताव से सिकंदर संतुष्ट नहीं हुए, ये नाराज हो गए और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बंदी बना लिया था। इनको बंदी बना करके कारागार में डाल दिया था, यानी कि जो भी वहाँ पे उनके पास सुविधा थी उसमें इनको कैद कर दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से बच निकले थे। याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से बच निकले थे और जो है ये किसी तरह से वापस आए और इन्होंने जो है घनानंद के खिलाफ अपना जो है काम जारी रखा था लड़ाई का। और सिकंदर घनानंद से युद्ध नहीं किए बिकॉज उनकी सेना ने आगे युद्ध करने से मना कर दिया था। याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन नहीं आया है, घनानंद का ही शासन था जब जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, और आपका कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था। आपको बताना बच्चों कौन सा कथन है जो कि सही है। क्या कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, या जो कथन है ये और कारण दोनों सही लेकिन व्याख्या सही नहीं है, या कथन सही है परंतु कारण गलत है, या कारण गलत है परंतु कथन सही है। अब आपको बताना बच्चों कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट है। और ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप आपको ये चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप देख रहे हैं लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया ऑप्शन है आपका, पहला कथन सही है। कारण जो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुए थे, ये तो गलत बात है। अभी मैंने बताया कि इनका युद्ध ना तो चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, ना ही इनका युद्ध घनानंद से हुआ था, क्योंकि इनके सैनिकों ने रावी नदी पार करने से मना कर दिया था और इन्हें रावी नदी के से ही वापस लौटना पड़ा था। वहाँ से सिकंदर ने अपने सैनिकों को 2 भागों में बांट दिया था। निर्याकस जो जल सेना के जो है सेनापति थे, ये जल मार्ग से वापस लौटे थे, और जो है स्थल मार्ग से आधे सैनिकों को लेकर के जो सिकंदर हैं ये खुद आगे बढ़े थे और बहुत सारे राज्यों को जीतते हुए आगे गए थे। तो आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बच्चों। नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आ चुका है ये कि कौन से जो है युद्ध भूमि में जहाँ पे पुरुष जो है बड़े मात्रा में मारे गए थे, जिसकी वजह से महिलाओं ने हथियार उठा लिया था चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ। ये बताना है बच्चों आपको कि कौन सा वो जगह है, कौन सा वो प्लेस है। तो आपके सामने ऑप्शन है अभिसार, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने गल उस ई, और तीसरा है कठ, और चौथा है मस्सग। आई होप आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, ये यूपी पीसीएस प्री मेंस दोनों में आ चुका है।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कौन से राजवंश की महिलाओं ने सिकंदर के खिलाफ हथियार उठाया था और सिकंदर से युद्ध किया था? क्योंकि जो पुरुष थे वो सिकंदर से लड़ते हुए युद्ध में मारे गए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा कि कौन सा वो राजवंश था। तो वो मशक राजवंश था या मशक भूमि थी, जहाँ की स्त्रियों ने पुरुषों के मृत्यु के उपरांत सिकंदर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और जो है सिकंदर को टक्कर दिया था। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में सिकंदर की सफलता किस कारण से हुई थी? भारत में सिकंदर किन कारणों से सफल हुए थे? आपके सामने ऑप्शन है, उसकी फौज बेहतर थी। पहला ऑप्शन है उसकी फौज बेहतर थी। दूसरा ऑप्शन है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। और चौथा ऑप्शन है कि सभी सही हैं। तो आपको बताना बच्चों, कौन सा रीज़न था कि जो उस समय भारत को या भारत के शासकों को सिकंदर से हारना पड़ा था, जबकि सिकंदर की सेना बहुत ज़्यादा नहीं थी अपेक्षाकृत भारतीयों के, लेकिन तब भी सिकंदर ने भारतीय राजाओं को हराया था। क्या इसके लिए रीज़न जिम्मेदार थे? तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उसकी फौज बेहतर थी। ज़्यादातर सैनिक जो थे वो घोड़े से सवार थे, उनके हथियार हल्के थे, तलवार, तीर, धनुष, ऐसे इनके हथियार थे जो बहुत आसानी से वो घोड़े पे बैठ के चला सकते थे और बहुत तेज़ी से चला सकते थे। जबकि भारतीयों के हथियार वही भाला और हाथी पे बैठ कर के काम करना, रथ पे बैठ कर के युद्ध करना, बहुत स्लो गति से जो है युद्ध करना। इस सारी समस्याओं की वजह से यहाँ की जो फौज थी वो पुरानी पद्धति से ट्रेंड थी। इस वजह से पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये भी सही है कि भारत में उस समय तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उत्तर भारत में घनानंद का शासन था, दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों का शासन था, पश्चिम भारत में भी अलग साम्राज्य था, पूर्वी भारत में भी अलग साम्राज्य था। आप देख रहे हैं कश्मीर के क्षेत्र में अलग छोटे छोटे राज्य शासन कर रहे हैं, यानी कि पूरे भारत में जैसा कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का शासन था, ऐसा कोई शासन नहीं है कि जो पूरे बड़े क्षेत्र को कवर करता हो और जो सिकंदर को अच्छे से टक्कर दे सके। इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन भी सही है। और तीसरा भी सही है, अभी हमने डिस्कस किया कि उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली थी। आम्बी जैसे शासकों ने उसका स्वागत किया था और उसकी मदद की थी। इस वजह से सिकंदर की स्थिति और मजबूत हो गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सारे कारण जिम्मेदार हैं सिकंदर के जीतने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और कभी कभी आ जाता है कि जो सिकंदर थे वो अच्छे प्रशासक थे, तो अच्छे सेनापति थे लेकिन प्रशासक नहीं थे। उन्होंने प्रशासन कहाँ किया? वो जब से बड़े हुए तब से वो युद्ध ही करते रहे, उन्होंने कभी प्रशासन का काम किया ही नहीं या उनको कभी मौका ही नहीं मिला। और बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु भी हो गई जब वो वापस लौट रहे थे। तो आपको नाम भी सुना होगा कि वापस लौटते हुए बेबीलोन स्थान पे, जो कि इराक ईरान में पड़ता है, उनकी वहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी बहुत कम एज में। इसीलिए प्रशासन का काम उन्हें कभी करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए अच्छे प्रशासक नहीं थे। अगर ऑप्शन में कभी मिल जाए कि अच्छे प्रशासक थे तो ये गलत बात है, वो अच्छे प्रशासक नहीं थे, अच्छे सेनापति थे वो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा यात्री है इनमें से जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार आया है। क्या वो निर्याकस थे? क्या वो अनेसिक्रिटस थे? क्या वो डाइमेकस थे? या क्या वो अरिस्टोबुलस थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चों। निर्याकस को तो आप जानते हैं, इनके जलीय सेनापति हैं ये, और इन्होंने कहा था कि भारतीय कपड़े पर लिखते हैं। भारतीय एक प्रकार के कपड़े पे लिखते हैं, एक प्रकार के कपड़े पर ये क्या करते हैं? लिखते हैं। ये बात निर्याकस ने ही कहा था, जो कि सिकंदर के जलीय सेना के सेनापति हैं। अनेसिक्रिटस मैंने बताया था, इन्होंने सिकंदर की जीवनी लिखी है, इन्होंने ही सिकंदर की जीवनी लिखी है। याद रखेंगे बच्चों, सिकंदर की जीवनी इन्होंने ही लिखी है। और इसके अलावा जो आपका अरिस्टोबुलस है, इन्होंने द वार ऑफ हिस्ट्री लिखी है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और ये जो है आए हैं सिकंदर के साथ, ये भी सिकंदर के साथ आए हैं और ये भी सिकंदर के साथ आए हैं। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन के हिसाब से सही है, ये सिकंदर के साथ नहीं आए हैं। क्योंकि ये क्या है? ये सीरिया के राजा एंटियोकस के
राजदूत हैं डायमेकस जो आए हैं बिंदुसार के दरबार में। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन बिंदुसार के दरबार में आया था। याद रखेंगे बच्चों, बिंदुसार के दरबार में जो आया था वो आया था डायमेकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आते हैं उनके पुत्र बिंदुसार, इनके शासनकाल में आया है डायमेकस, और सिकंदर के साथ आए हैं निर्याकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टेबुलस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। कल की क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था बच्चों कि राजवंशों का पूरा क्रम मैंने आपको बताया था। मगध साम्राज्य में जितने राजवंश हैं उन सब का मैंने आपको क्रम बता दिया था। तो उस हिसाब से आप बताएं कि इसमें से कौन सा राजवंश है जो सबसे पुराना है। क्या गुप्त है, या मौर्य है, या वर्धन है, या कुषाण है। ये भी आपसे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्याख्या के दरमियान लगभग मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर देती हूँ। तो आपको पता है इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मौर्य वंश है। और इसके पहले मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, और हर्यक वंश के पहले बृहद्रथ वंश भी था। और हर्यक के बाद आपको पता है कि कौन सा वंश आ जाता है, शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है। तो मौर्यों के पहले जितने वंश हैं उनका उल्लेख यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका सही हो गया है मौर्य वंश। दूसरा ऑप्शन आपका सही है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है। नेक्स्ट है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको बताना है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का बेहतर तरीके से वर्णन देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आया है। पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है शूद्रक, तीसरा ऑप्शन है विशाखदत्त और चौथा ऑप्शन है अश्वघोष। आपको बताना है बच्चों कि इसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। और ये अभी आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत ही बढ़िया से सारी बातें बताई हैं। और आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, आपने आई थिंक ढूंढ लिया होगा आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में, याद रखेंगे, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में ही जो है मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ही ज़्यादा विवरण मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा विवरण है इसमें इनके राज्यारोहण का, साथ ही जो षड्यंत्र चल रहे थे दरबार में, यानी कि जो कौटिल्य ने किस तरह से नंद वंश को हटाया, साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के दुर्लभ संधियों के बारे में भी वर्णन है। यानी कि ये क्वेश्चन बार बार आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासनारोहण का या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के दुर्लभ संधियों का वर्णन किस में मिलता है, तो ये मिलता है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में। इसके अलावा विशाखदत्त का एक और रचना है देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों नाटक हैं, याद रखेंगे बच्चों, नाटक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कालिदास के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, 9 रत्नों में से एक थे, और इन्होंने भी कई सारे काव्य लिखे हैं, बहुत सारे इन्होंने नाटक लिखे हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। इसके अलावा शूद्रक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मृच्छकटिकम, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है। मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है। और इसका विषय वस्तु क्या है, तो इसका विषय वस्तु है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की प्रेम कथा है। इसमें ये क्वेश्चन भी आया है कि शूद्रक के जो है मृच्छकटिकम में क्या किसका वर्णन है या क्या मिलता है, तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की प्रेम कथा है। और साथ ही अश्वघोष के बारे में भी आपको पता होगा, हमने इनके बारे में भी डिस्कस कर लिया था कि ये कनिष्क के दरबार में कवि थे और साथ ही ये चतुर्थ बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा इन्होंने जो है सारी जो है कुछ किताबें भी लिखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। उन किताबों को भी आप लोगों को ध्यान देना है कि इन्होंने कौन कौन सी जो किताबें हैं वो लिखी हैं। तो इनकी किताब का नाम है बुद्धघोष। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है कि बुद्धघोष किसने लिखा है, याद रखेंगे बुद्धघोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है अश्वघोष की ही रचना है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है। आपका पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन है स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है R.K. मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है D.R. भंडारकर। आपको बताना बच्चों कि कौन है इसमें से जिन्होंने
चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में की है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि सेंड्रोकोट्स के रूप में किसको पहचाना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना जाता है। और इस बात का उल्लेख या सबसे पहले किस व्यक्ति ने ये बात बताई थी कि जो विलियम जोन्स हैं ये ही जो है सेंड्रोकोट्स कहलाए थे। तो ये आपके विलियम जोन्स हैं जिन्होंने पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। आपको बताना है किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। पहला ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, दूसरा ऑप्शन है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा है वात्स्यायन का कामसूत्र और चौथा है तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। ये सारे जो हैं याद रखिएगा बच्चों कि किसका क्या रचना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका और भी तैयार हो रहा है कि जैसे यहाँ पे आपके वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, और तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल लिखा है, ये भी क्वेश्चन आया है, और कालिदास का मालविकाग्निमित्रम जो कि एक नाटक है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है इसमें। ये सारी बातें भी याद रखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा आता है सुमेलित करने के लिए। फिलहाल आपको बताना है कि मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना है ये मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने बताया भी था कि इसको याद रखेंगे। अर्थशास्त्र चंपू शैली में लिखा है या महाभारत शैली में लिखा है, यानी कि ये गद्य और पद्य दोनों में है। और वात्स्यायन का कामसूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही कालिदास का मालविकाग्निमित्रम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आपको ये क्वेश्चन मिल भी गया। अब आपको बता देना है फटाफट कि क्या होगा, किसका आंसर। और पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है, या बिंदुसार के दरबार में आया है, या अशोक के शासनकाल में आया है, या कनिष्क के शासनकाल में आया है। तो आपको बताना बच्चों किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया है। और आई थिंक अब आपको इसका आंसर पता होगा, बिकॉज मैंने अभी इसके पहले ही व्याख्या के दरमियान बताया है कि बिंदुसार के दरबार में डायमेकस जो है वो आया था। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपको पता है कनिष्क के दरबार में थे अश्वघोष, और कनिष्क के समय में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, और कनिष्क ने ही चलाया था शक संवत। और कनिष्क जो है इनकी 2 राजधानियां थी, मथुरा और जो है पेशावर, और इन्होंने ही गांधार कला को परिश्रय दिया था। साथ ये क्वेश्चन भी आता है कि जो आपका रेशम मार्ग था, जो चीन से जो कि कश्मीर से होकर गुजरता था, उस रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था, या किसने रेशम मार्ग के व्यापारियों से टैक्स वसूला था। याद रखेंगे बच्चों, रेशम मार्ग के व्यापारियों से किसने टैक्स वसूला है, तो ये भी कनिष्क ने ही वसूला था। ये क्वेश्चन भी आया है कि रेशम मार्ग पर किसका नियंत्रण था और वहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों से कौन टैक्स लेता था, तो कनिष्क ही जो है वहाँ के व्यापारियों से टैक्स लिया करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था बच्चों, आपके सामने है ईंटों का, दूसरा ऑप्शन है पत्थर का, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी का, चौथा ऑप्शन है मिट्टी का। आपको बताना है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है ये मुख्यतः किस चीज़ का बना था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या होगा। तो ये आई थिंक आपको आंसर पता चल गया होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी, मगध के उत्कर्ष के पीछे क्या क्या रीजन जिम्मेदार थे बच्चों। मैंने बताया था कि जो मगध है ऐसे गंगा जाती है, उत्तर से गंगा है, पश्चिम से सोन है, बीच में मगध है जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र या पटना। और मगध क्यों बहुत ज़्यादा फला फूला, तो एक तो ये नदियां हैं, यहाँ पे नदियों के द्वाब में बढ़िया मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है जहाँ पे अच्छे फसल उत्पादन हो जाते हैं और उससे टैक्स मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके दक्षिण में जो है जंगल है, मध्य प्रदेश के विंध्यन के जंगल है जहाँ से इन्हें हाथी मिल जाता था।
बड़े पैमाने पे लकड़ियाँ मिल जाती थी, उस लकड़ियों से ये लोग घर भी बनाते थे। इसके अलावा पहिए वगैरह बनाते थे, रथ बनाते थे, अन्य जो सामान है उसकी पूर्ति हो जाती थी। तो यहाँ पे ज़्यादातर मकान लकड़ियों के बनाए गए थे। साथ ही यहाँ पे खाने भी थी और इन खानों से इनको लोहा और तांबा और दूसरे सोने चांदी की जो मतलब धातुएं हैं वो भी प्राप्त हो जाता था, जिससे हथियार, औजार और युद्ध सामग्री भी ये लोग बना लिया करते थे। तो अब आपको पता चल गया होगा किसका महल था। तो ये लकड़ी का बना महल था, बिकॉज वहाँ पे लकड़ी बड़े पैमाने पे उपलब्ध था, जंगल से घिरा हुआ था दक्षिण साइड से मगध, और वहाँ से लकड़ी मिलने की वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका महल लकड़ी से बनाया गया था। और ये बहुत ही खूबसूरत और भव्य था, बहुत ही खूबसूरत और भव्य था। इतना खूबसूरत था कि उस समय जो विदेशी यात्री आए थे भारत में, उन्होंने कहा कि इसको इंसानों ने नहीं बल्कि देवदूतों ने बनाया था। फाहियान ने भी कहा कि इसको इंसानों ने नहीं बल्कि इसको राक्षसों ने बनाया है। इतना खूबसूरत लकड़ी का महल इंसान नहीं बना सकता, ये बात जो है विदेशियों ने कही है। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त का जो महल था ये बच्चों आपका किसका बना था? लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर का अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुआ है? कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु और चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती। अब आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि सही है, कि प्राचीन नगर के जो अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए वो कौन से नगर के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों कई बार एग्जाम में आया है। आपको बताना है उस प्राचीन स्थल का नाम जिसका अवशेष मिला है कुम्भहार से। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो वैशाली है या पाटलिपुत्र है या कपिलवस्तु है या श्रावस्ती है? बताएंगे बच्चों क्या होगा आंसर, और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र। यानी कि जो अवशेष है कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुआ है वो पाटलिपुत्र के जो भवन हैं, जो नगर हैं, इसी का अवशेष यहाँ से मिला है। इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, कपिलवस्तु में था या पाटलिपुत्र का था या श्रावस्ती का था या वाराणसी का था? आपको बताना है बच्चों बुलंदी बाग प्राचीन स्थल किसका था? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या वाराणसी का? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और वाराणसी किसका प्राचीन स्थल था? आपका क्वेश्चन है बुलंदी बाग। आई होप आपने आंसर जो है जान लिया होगा और आपको पता होगा, ये भी पाटलिपुत्र उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चों पाटलिपुत्र के लिए ही बुलंदी बाग और आपके कुम्भहार जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? कौन सा वो मौर्य राजा है जिसने दक्कन के क्षेत्र को भी जीता था? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है जो है चंद्रगुप्त मौर्य, और तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार, चौथा ऑप्शन है कुणाल। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है, यानी कि कौन से राजा हैं जिन्होंने क्षेत्र विस्तार किया था दक्कन के क्षेत्र तक। तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, और ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो बताएंगे बच्चों कौन थे वो राजा, और आई थिंक आपने आंसर प्राप्त कर लिया होगा, और आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। इन्होंने ही अपने मौर्य साम्राज्य को दक्कन और का क्षेत्र जो है यहाँ तक फैलाया था। अशोक ने आगे चल के आप देखेंगे दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक का इलाका अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और जो कुणाल हैं ये आप जानते हैं ये बाद के टाइम में आए हैं, और धीरे धीरे करके अशोक के बाद इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि मौर्य साम्राज्य में जो दक्कन का क्षेत्र है इसको मिलाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और इन्होंने पश्चिम के क्षेत्रों का भी विजय किया था। इस बात का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इस बात का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम के क्षेत्र में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था?
आपको बताना है किस शासक ने पहली बार मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र इन सभी क्षेत्रों को जीता था। तो आपको बताना है कि कौन हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन में जो है थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर दे रही हूँ। यहाँ पे कोई नहीं की जगह पे रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब आपको बताना है बच्चों कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है, यानी कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत इजी हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। अभी मैंने व्याख्या के दरमियान बताया था कि गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम के जो राज्य हैं उनको भी मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। तो पश्चिम में आपका क्या आता है, गुजरात का क्षेत्र आता है, मालवा का क्षेत्र आता है और जो है ऊपरी महाराष्ट्र के थोड़े बहुत क्षेत्र भी आते हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। क्योंकि दक्कन मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाता है और मालवा मतलब मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है और गुजरात तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो मालवा, गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ तक मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और आगे चल कर के बिंदुसार ने इसको थोड़ा और बढ़ाया था और अशोक ने, आप जानते हैं, कलिंग यानी कि उड़ीसा वगैरह जो इलाका है, आंध्र प्रदेश का इलाका है, कर्नाटक का, इन सब को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। जो है किसने मिलाया था, अशोक ने मिलाया था और इन्हीं के टाइम में इनका साम्राज्य सबसे ज़्यादा विस्तृत था। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था। तो ये क्वेश्चन तो लीक हो चुका है बिकॉज मैंने आपको व्याख्या के दरमियान ये बताया है और ये बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है कि वो कौन सा अभिलेख है। पहला ऑप्शन है आपका कलिंग अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है आपका अशोक का गिरनार शिलालेख और तीसरा ऑप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और चौथा ऑप्शन है अशोक का सुपारा शिलालेख। बहुत ही बढ़िया है बच्चों, आपको बताना है। तो आई थिंक आपको ये पता चल चुका होगा कि कौन सा आपका आंसर सही है। तो आपके रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है ये भारत के पश्चिम क्षेत्रों में भी था। अब एक चीज़ और भी याद रखेंगे बच्चों, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील बनवाया किसने था, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और उस समय इनके राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल जो थे वो थे पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य जो थे इनके राज्यपाल थे और इन्हीं की देख रेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील को बनवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आते हैं वो आते हैं अशोक, और अशोक के शासनकाल में जो वहाँ पे राज्यपाल था वो थे तुसास्प, याद रखिए बच्चों, तुसास्प। और तुसास्प ने वहाँ पर जो है सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, पुनरुद्धार करवाया था। इसके बाद जो शासन आता है वो आता है स्कंदगुप्त का, और स्कंदगुप्त के शासनकाल में वहाँ के जो राज्यपाल थे वो थे पर्णदत्त। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आए हैं, पर्णदत्त थे। और रुद्रदामन के भी जो राज्यपाल थे जिन्होंने इस झील की मरम्मत करवाई थी वो कौन थे, वो थे आपके सुविशाख, याद रखिए बच्चों, सुविशाख। ये सारी बातें याद होनी चाहिए, कौन से राजा हैं जो जुड़े हैं और उनके राज्यपालों का नाम जिन्होंने यहाँ के झील का मरम्मत करवाया है। 4 राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों मौर्य वंश से संबंधित हैं। स्कंदगुप्त गुप्त वंश से संबंधित हैं। रुद्रदामन जो है ये कैसे हैं, ये जो है शक है। और इस तरह से 4 राजा और उनके राज्यपालों के नाम आप लोगों को बिल्कुल रटे होने चाहिए बच्चों। ये कूट में आया है कि कौन से राजा और राज्यपाल थे जिन्होंने सुदर्शन झील में काम किया है, तो उनका कूट भी मिलाने के लिए आया है। और इंडिविजुअल भी आया है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का या गुजरात का राज्यपाल कौन था, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में पर्णदत्त थे, अशोक के शासनकाल में तुसास्प थे, रुद्रदामन के शासनकाल में सुविशाख थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो वहाँ के राज्यपाल थे वो थे पुष्यगुप्त वैश्य। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया भी है। आई होप आपको ये पता भी होगा। तो
तो आपको बताना है बच्चों किस वर्ष उन्होंने पराजित किया था। ऑप्शन में है 317 ईसा पूर्व, दूसरा है 315 ईसा पूर्व, तीसरा है 305 ईसा पूर्व और चौथा है 300 ईसा पूर्व। आपको बताना है बच्चों कि कब उन्होंने सेलुकस को हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपको पता चल चुका होगा आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आंसर है आपका 305, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था और इस उपलक्ष्य में सेल्यूकस ने क्या किया था, इनको 4 प्रांत दहेज में दिया था, 4 प्रांत दहेज में दिया था और प्लस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी इनके साथ किया था, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया था। इसके अलावा अपना राजदूत मेगास्थनीज को इनके दरबार में भेजा था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको 500 हाथी गिफ्ट में दिया था। अपने ससुर को इन्होंने 500 हाथी गिफ्ट में दिया था, जो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, यानी कि इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह जो एक विदेशी राजा के साथ हुआ था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ विवाह। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है जिसमें सेल्यूकस हारे थे, चंद्रगुप्त मौर्य जीते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को बदले में 4 प्रांत मिला था दहेज रूप में और शादी हुई थी उनकी हेलेना से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में जो है 500 हाथी गिफ्ट किया था सेल्यूकस को। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि पाटलिपुत्र के राजा हैं, इनके पास हाथियों की कमी नहीं है। विंध्यन जंगलों से इन्होंने बहुत सारी हाथियाँ प्राप्त कर रखी थी और इन्होंने 500 हाथी गिफ्ट किया अपने ससुर को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। पहला अफगानिस्तान, दूसरा है बिहार, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है कलिंग। अब आप बताएंगे बच्चों कौन सा है जो अशोक के शासनकाल में उनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है बच्चों, आपको आई होप पता चल गया होगा कि अशोक का साम्राज्य मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा था। मौर्य वंश से सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य विस्तार हुआ अशोक के समय में हुआ है और इनके साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। याद रखेंगे बच्चों, श्रीलंका नहीं है, कलिंग शामिल था, बिहार शामिल था, अफगानिस्तान तक का इलाका शामिल था, लेकिन श्रीलंका इनके साम्राज्य में शामिल नहीं था। श्रीलंका तक इन्होंने क्षेत्र विस्तार नहीं किया था, यहाँ तक कि इन्होंने केरल के क्षेत्र को भी नहीं जीता था। बिकॉज कलिंग युद्ध करने के बाद ही इन्होंने युद्ध करने की नीति को त्याग दिया था और उस दरमियान तक इनका जितना क्षेत्र विस्तार हुआ था वहाँ तक इन्होंने क्षेत्र विस्तार किया। बाकी राजाओं के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन इनके साम्राज्य में केरल का क्षेत्र भी नहीं आता था और साथ ही आप देख रहे हैं श्रीलंका भी नहीं आता था। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है। किस प्रमाण से पता चलता है कि अशोक हिंदू थे, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म में भी आस्था को नहीं खत्म किया था। किस बात से इस बात का प्रमाण मिलता है। तो पहला ऑप्शन है तीर्थ यात्रा, दूसरा ऑप्शन है मोक्ष में विश्वास, तीसरा ऑप्शन है देवानाम और चौथा ऑप्शन है पशु चिकित्सा खोले थे इन्होंने। तो आई होप बच्चों ये ऑप्शन भी आपके लिए बढ़िया है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि अशोक जो है ये देवानाम की उपाधि धारण करते हैं और इनके ज़्यादातर अभिलेखों में या मैक्सिमम अभिलेखों में उनको इसी नाम से संबोधित किया गया है। और देवानाम का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और देवताओं का प्रिय मतलब हिंदू धर्म के प्रति इनका झुकाव। मोक्ष में विश्वास तो हिंदू भी करते हैं, जैन भी करते हैं, बौद्धिस्ट भी करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। तीर्थ यात्रा जो है ये हिंदू बौद्ध सभी करते हैं, अपने जो भी पवित्र प्लेस हैं वहाँ पे जाते हैं। और पशु चिकित्सा से इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि से ही पता चलता है कि जो अशोक हैं ये बौद्धिस्ट होने के बावजूद भी हिंदू धर्म के प्रति इनका जो झुकाव है ये बना हुआ था। याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो कौन सा आपका ग्रंथ है जिसमें उल्लेख मिलता है कि जो अशोक हैं इनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है
अशोक के अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है दीपवंश, तीसरा ऑप्शन है महावंश और चौथा ऑप्शन है दिव्यावदान। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है। चलिए बच्चों कूट की सहायता से बताइएगा, कूट ले लीजिए। ए में है पहला और दूसरा, बी में है दूसरा और तीसरा, सी में है तीसरा और डी में है सभी। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन कौन से ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी या तृतीय बौद्ध समिति हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा और आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, यानी कि दीपवंश और महावंश से इस बात का उल्लेख मिलता है कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति बुलाया गया था, तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और उस समय के जो अध्यक्ष थे वो मोगलपुत्र तिस्य थे और तृतीय बौद्ध संगीत में ही अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी और अभिधम्म पिटक के पहली बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हो चुकी थी। याद रखेंगे बच्चों, जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक की रचना पहले बौद्ध संगीत में हुई थी और इसकी जो रचना है या इसको जो लिखा था ये लिखा था उपाली ने लिखा था इसको। दूसरा था विनय पिटक को लिखा था आनंद ने। याद रखेंगे किसने लिखा है, आनंद ने लिखा है। और जो आपका अभिधम्म पिटक है इसको लिखा था जो है, याद रखेंगे सारिपुत्र महामोदगल्यायन। याद रखेंगे जो आपका लास्ट में आया है, सुत्त पिटक के बाद विनय पिटक के बाद अभिधम्म पिटक की रचना किसने किया था ये भी याद रखेंगे। अभिधम्म पिटक की रचना किया है सारिपुत्र प्रकरण और महामोदगल्यायन। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आता है कि सुत्त पिटक में क्या है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के भिक्षुणी और भिक्षुओं के लिए नियम कानून थे, संघ के नियम कानून थे, आचरण संबंधी नियम बताए गए थे विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या है, ये क्वेश्चन भी आया है। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक संवाद है, दार्शनिक उपदेश है, दार्शनिक विचारधारा है। याद रखेंगे सुत्त पिटक में उपदेश है, विनय पिटक में नियम और संघ के नियम कानून है बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार हैं महात्मा बुद्ध के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे इनकी रचना कब हुई, इनकी रचना किसने किया है और कौन से पिटक में कौन सी विषय वस्तु मिलती है। ये सारे पॉइंट बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। इनको ज़रूर नोट कीजिएगा और बार बार रिविज़न कीजिएगा। एक टाइम के बाद आपको हिस्ट्री का बहुत बढ़िया जानकारी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। आपको बताना है अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसने दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख किया है। पहला है तृतीय मुख्य शिलालेख, दूसरा है द्वितीय मुख्य शिलालेख, तीसरा है नवीं मुख्य शिलालेख और जो है चौथा है प्रथम स्तंभ लेख। बताना है बच्चों कि कौन से शिलालेख में अशोक ने दक्षिण के राज्यों का उल्लेख किया है। और मैंने आपको बताया था बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही एग्जाम में आया भी है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए। और साथ ही मैंने व्याख्या के दरमियान ये सारी बातें आप लोगों को बताई भी हैं, इसलिए बच्चों गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। तो आपको बताना है कौन सा अभिलेख है वो। तो आपका द्वितीय जो मुख्य शिलालेख है इसी में दक्षिण के राज्यों का उल्लेख मिलता है और उसमें जो राज्य हैं उनका उल्लेख है वो है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, इन्हीं का उल्लेख मिलता है। कौन मिलता है, चेर, चोल, पांड्य। चेर को ही सत्यपुत्र या केरल पुत्र भी कहा जाता है। इनका उल्लेख मिलता है द्वितीय बृहद शिलालेख में। और 13वें बृहद शिलालेख में विदेशी राजाओं के साथ अशोक के संबंधों का वर्णन देखने को मिलता है। ये भी याद रखेंगे, द्वितीय शिलालेख में देशी राज्यों के बारे में वर्णन है और 13वें शिलालेख में विदेशी राजाओं के साथ अशोक के संबंध का वर्णन देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, याद रखेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
साथ ही द्वितीय बौद्ध संगीत, द्वितीय जो आपका मुख्य शिलालेख है, इसी में अशोक ने पशु बलि पर रोक भी लगाया था। नेक्स्ट है चौथा, मतलब जो आपका आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे बच्चों, ये मैंने आपको बताया है, व्याख्या के दरमियान मैंने बताया है कि रज्जुक क्या थे। क्या ये चोल राज्य में व्यापारी थे, या मौर्य शासन में अधिकारी थे, या गुप्त साम्राज्य में सामंत थे, या शक सेना में अधिकारी थे। आपको बताना है बच्चों कि रज्जुक क्या थे, रज्जुक का उल्लेख क्यों आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ पता भी होना चाहिए। तो आई थिंक आपको आंसर पता होगा कि मौर्य शासन के अधिकारी हैं। मैंने बताया था कौन कौन से थे। सबसे बड़ा अधिकारी प्रादेशिक था, प्रादेशिक सबसे बड़ा अधिकारी था। दूसरे नंबर पे जो आता था वो रज्जुक आता था, रज्जुक सेकंड था। और तीसरे नंबर पे युक्त था, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये 3 अधिकारी थे। और इन तीनों अधिकारियों का पहली बार उल्लेख तृतीय बृहद शिलालेख में मिलता है। 3 अधिकारी हैं और उल्लेख किसमें मिला है, तृतीय बृहद शिलालेख में। याद रखिए, तृतीय बृहद शिलालेख में। और एक और अधिकारी का एग्जाम में बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है, धम्म महामात्य, धम्म महामात्य। इनका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। ये धर्म के प्रचार प्रसार के लिए थे, धर्म की व्याख्या करने के लिए थे, जनता में नैतिक आचरण का विकास करने के लिए थे। ये इम्पॉर्टेंट है। और इनका जो मतलब नियुक्ति की गई है, इसका जो उल्लेख है ये 5वें बृहद शिलालेख में मिलता है बच्चों, 5वें बृहद शिलालेख में मिलता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आया है कि प्रादेशिक रज्जुक युक्त की व्याख्या या नियुक्ति का वर्णन किस में है, तृतीय बृहद शिलालेख में। धम्म महामात्यों की नियुक्ति का वर्णन किस में है, 5वें बृहद शिलालेख में। और इन सब का काम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते हैं, या उस समय या प्राचीन काल में सार्थवाह किसे कहते थे। पहला ऑप्शन है दलालों को, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी काफिले को, तीसरा ऑप्शन है आपका महाजनों को, और चौथा ऑप्शन है तीर्थ यात्रियों को। तो ये भी मैंने पहले के क्वेश्चन में आपको बताया है। देखिए बच्चों, ये फ़ायदे होते हैं बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तथ्य बार बार रिपीट होते रहते हैं क्योंकि वही आयोग बार बार पूछता है। और इस तरह से जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं या निरंतर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो जानकारी है वो दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जाता है, हमें और कॉन्फिडेंस आता जाता है क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जिससे हमारी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं उस पर हमें विश्वास होने लगता है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने लगता है और हम जो है एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके आते हैं। और हिस्ट्री तो अपने आप में बहुत ही बड़ा है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी पड़ती है बिकॉज ये भूलता भी है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और हिस्ट्री का पोर्शन बहुत बड़ा होने की वजह से ही मैं भी हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जब हिस्ट्री काफ़ी हद तक कवर कर ले जाएंगे तो दूसरे सब्जेक्ट के भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें इकोनॉमी भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको भी कराएंगे। लेकिन अभी ये पोर्शन काफ़ी बड़ा है, इसको थोड़ा कवर कर लेते हैं उसके बाद। तो आई थिंक बच्चों आपने आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। आपको पता है सार्थवाह कौन थे, व्यापारिक काफिले थे। ये बात याद रखेंगे, पहले जो व्यापारी हैं ये व्यापार किया करते थे काफिले में। काफिला मीन्स होता है गुट में, झुंड में, संघ बना करके। और ये अपनी सुरक्षा के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति करते थे उस अधिकारी का नाम था सार्थवाह। सार्थवाह ये सुरक्षा देता था। और सार्थवाह अकेले नहीं होता था, इसकी मदद करने के लिए और भी लोग होते थे। इसके अंडर में जो काम करते थे उनका नाम होता था थल नियम। थल नियम जो है ये अन्य अधिकारी हैं जो कि सार्थवाह के अधीन काम करते थे। और ये सारे लोग मिल कर के मदद करते थे या सुरक्षा देते थे व्यापारिक काफिले को या कबीले को। व्यापारियों को इस सुरक्षा किससे देते थे, तो ये रात में जंगलों से गुजरते थे तो जंगली जानवरों से, चोरों से, डाकुओं से, साथ ही अगर मौसम ख़राब हो गया, आंधी तूफान, बारिश आ गया, या उस समय भूत प्रेत की बातें भी चलती थी कि ये भी होते हैं, तो ऐसे लोगों से या ऐसी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते थे सार्थवाह। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है कि जो सार्थवाह हैं ये कौन थे, तो ये व्यापारियों के काफिले को सुरक्षा देते थे, व्यापारियों के काफिले से संबंधित हैं। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट था बच्चों।
और आज के क्वेश्चन समाप्त हुए और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे और भी बहुत सारे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, और आप सभी लोगों की उपस्थिति मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहते हैं तो आप लोग को देख करके एनर्जी आती है और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा होती है। तो आप सभी लोग क्लास में उपस्थित रहें, उपस्थित हो करके लाइव क्लास में बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन करें, ये हेल्दी कंपटीशन है और ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। और खुल करके अपनी बातों को रखें। अगर कुछ और भी समस्या है तो बताएं, और अगर किसी क्वेश्चन की व्याख्या समझ में नहीं आती बच्चों तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सारे प्रश्नों का उत्तर दे सके और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। और अगर और भी किसी सब्जेक्ट का जैसे कि जीएस के अन्य पोर्शन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका भी उत्तर आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि आप सभी को।